नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा और मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। प्राइम एजेंडा में आज बात उत्तर प्रदेश में उन नारों के शोर की जिन नारों के बीच में आम जनता के मुद्दे गायब हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार जारी है। वार फिर पलटवार। पहले बार बटेंगे तो कटेंगे, पलटवार जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहां तक बात तो ठीक थी। धीरे धीरे चुनावी सरगर्मियां आगे बढ़ी, 20 तारीख नजदीक आने लगी, वैसे वैसे बात गेरुआ वस्त्र पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कई जगह पर जनसभा की और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गेरुआ वस्त्र जो पहनता है उसे इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को अंग्रेजों के जमाने का बताया। कहा अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा जब जब हम बटे थे तब कटे थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जात के नाम पर बांटा जा रहा है, आपको बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव भी अलग अलग नारे दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मायावती भी इसी मैदान में है और समाजवादी पार्टी बीजेपी से टक्कर लेने का मन बना रही है। परिणाम क्या होते ही देखने वाली बात होगी। जो बहुजन समाज पार्टी फिलहाल राजनीति में कुछ भी कमाल क्या साधारण से परिणाम भी नहीं ला पा रही है, वो इसीलिए अब वो उपचुनाव में भी कूद गए और उन्होंने भी एक नारा दे दिया। उन्होंने कहा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो घूम फिर कर बात पूरे चुनाव की गेरुआ वस्त्र पर आकर टिक गई है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया है। और कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल विपक्ष को इस बात की टेंशन है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा पीडीए की काट बन सकता है, क्योंकि हरियाणा में ऐसा हुआ। हालांकि विपक्ष का अलग कहना है। विपक्ष में खासतौर पर समाजवादी पार्टी हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जीत का क्रेडिट नहीं दे रही है। वो कह रही है कि दरअसल हरियाणा में कंडीशंस अलग थे। वो बीजेपी की जीत कम, कांग्रेस की हार ज्यादा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। और अब कुछ नारे, वो नारे जो अलग अलग तरह से दिए जा रहे हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, शब्द बाण, भीषण, घमासान, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वहीं सीएम योगी का कहना है बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी कूद गए मैदान में, गेरुआ पहनते हैं और बटेंगे कटेंगे बोलते हैं। और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं झारखंड में भी नारा जोर है, चील कौवों को मार गिराओ, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। तो इन तमाम नारों के बीच में बड़ा सवाल ये कि नारों के शोर में, भीषण घमासान में किसकी जीत किसकी हार, और क्या नारों से जीत सुनिश्चित हो सकती है। हालांकि देश का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। इस देश में राजनीति में अलग अलग नारों से प्रयोग किया गया, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा के नाम पर मोहर लगेगी हाथ पर। कांग्रेस ने नारा दिया था तिलक, तराजू और तलवार, पूरा नारा आपको याद है, यह बीएसपी की तरफ से दिया गया था। और मिले मुलायम काशीराम, यह नारा भी दिया गया था। पूरा नारा आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए। ऐसे ही अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास। नारों में आखिरकार इतनी ताकत वाकई है क्या? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हीं नारों से इस देश में सरकारें बनी हैं और बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार से सरकार गिरी भी है और नई सरकार बनी है। यहां पर बहुत बड़ा फर्क है। तो नारों के बीच में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या चल रहा है, यह भी सवाल आता है। तो जवाब आता है गेरुआ, बिटिया, बबुआ, बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे चल रहा है। इन्हीं नारों के शोर में एक आवाज और है।
वो आवाज अभी खामोश है। वो आवाज है आम जनता की जो अभी खामोश है, जो देख रही है, नारों को सुन रही है और 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक उंगली से वोट की चोट कर देगी। यह सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए हम भी लगातार ये बात आपसे कहते हैं कि सुनिए सबकी सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की, क्योंकि आपकी एक उंगली में जो ताकत है ना, वो ताकत दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकार, बड़े से बड़े हथियार में भी नहीं है जो ताकत आपके पास है। तो आपके यहां जिस दिन भी वोटिंग हो जरूर करिएगा। इसके पीछे चुनाव आयोग की तमाम कोशिशें हैं और उसी कोशिश का हिस्सा मीडिया भी है। और इसीलिए तमाम देखिए बहस के बीच में, आरोप प्रत्यारोप के बीच में, वार पलटवार के दौर में यह भी जरूरी है एक संदेश आपके लिए, वो संदेश जिसमें आपको आपकी ताकत का एहसास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि एहसास आपको है, लेकिन फिर भी अपना फर्ज है आपको बताना। सबकी सुनिए, जो कहे खामोशी के साथ मन को तसल्ली देते हुए सुनिएगा और फिर फैसला करके 20 तारीख को कर दीजिएगा वोट की चोट। और उसी वोट की चोट से आपका भविष्य जो है वो बनेगा। आपको जो बेहतर लगता हो वो कीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। हमारे साथ जो आज के खास मेहमान है वो अब आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। यश भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी है, राजनीतिक विश्लेषक है। अमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा खास इसलिए क्योंकि आज की खास चर्चा में देखिए दो राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, और दो राजनीतिक विश्लेषक है, अमित तिवारी और तनुज दीक्षित। और दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो खाटी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मतलब शुद्ध पूरी तरह से। तो आज की चर्चा में मजा भी बहुत आएगा। यश भारती जी आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं ये गेरुआ से अब क्या दिक्कत आ गई अखिलेश यादव को? कह रहे हैं गेरुआ वस्त्र जो पहन रहे हैं ये साधु की भाषा नहीं है, साधु नहीं, क्या है ये गेरुआ वस्त्र वाला चक्कर? यश भारती जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिनेश प्रताप सिंह जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है आवाज आपकी। जी दिनेश जी, ये अब अखिलेश यादव आज कह रहे हैं गेरुआ वस्त्र, अभी 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे। अब मतलब ये गेरुआ को लेकर क्या दिक्कत आ गई जो टारगेट कर रहे हैं? और बटेंगे तो कटेंगे शायद ज्यादा असरदार है क्या? मतलब ये अंग्रेजों वाला बयान बता रहे हैं। स्टेश जी असल में दिक्कत इन लोगों के साथ यही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पूरी की पूरी इंडी गठबंधन। आज इन लोगों को योगी फोबिया हो गया है। सोते जागते उठते बैठते योगी आदित्यनाथ जी का इतना डर समा गया है कि हर बात में इनको सिर्फ योगी ही नजर आ रहे हैं। योगी का रूप नजर आ रहा है, योगी के भाषण नजर आ रहा है। अब तो योगी के वस्त्र इनको नजर आने लगे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका सनातन से नफरत जग जाहिर है। पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने पहले देखिए हिंदू आतंकवाद को गढ़ा। हाँ। और जिस पर उस समय के इनके गृह मंत्री ने कहा कि हम इससे सहमत ना होते हुए भी हमको हिंदू आतंकवाद गढ़वाया गया और कहलवाया गया, इन्हीं के पार्टी को नेता थे। तो सनातन से कितना धैर्य है, सनातन से कितना भय है, वो शुरू से परिलक्षित होता है। और यही अखिलेश यादव जो आप गेरुआ वस्त्र पर आ गए, पहले यही तो कह रहे थे कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। आज योगी जी कह रहे हैं कि तो बटोगे तो कटोगे। और उसके परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ।
अखिलेश जी, इस बात को समझना पड़ेगा। आज अखिलेश यादव किसको जुड़ने और जीतने की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव किसके भरोसे जीतते थे? वो माफियाओं के भरोसे जीतते थे। वो ऐसे ऐसे माफिया जिनमें से आज या तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हैं या तो आज जमींदोज हो चुके हैं। उनको अपने गठबंधन में शामिल करते थे, उनके सहारे ये चुनाव लड़ते थे और उन लोगों को अपने साथ जोड़ते थे और कहते थे कि आप जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे। लेकिन आज वो लोग जुड़ने के लिए है ही नहीं है। हाँ। इनको आम जनमानस से कोई खरोकार नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। हाँ। इनको कभी उनकी चिंता नहीं है। इनको हमेशा से जो है सनातन से नफरत है, हिंदू से नफरत है। अगर नफरत ना होता, इनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, हाँ, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई और सीना ठोक के कहते हैं, कहते थे कि अगर आवश्यकता पड़ती तो हम लोग कार सेवकों को मार सकते थे। यही मुलायम सिंह यादव और लालू सिंह यादव पार्लियामेंट के अंदर कैसे योगी जी के गिरवा अस्तर वो हंसी उड़ाते थे कि आपको तो मत में होना चाहिए, आपको घंटी बजानी चाहिए। ठीक। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की दया पर योगी आदित्यनाथ जी चुनाव नहीं जीते हैं। उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने, उनको गोरखपुर की जनता ने लगातार सांसद बनाया। ये कृपा नहीं है लालू प्रसाद यादव की, हाँ, या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की कृपा नहीं है। और यही बात अखिलेश यादव को, इनको तो कांवड़ यात्रा खल सकता है। इनको तो आज अयोध्या का दीपदान मिल रहा है। हाँ, इनको तो आज काशी में दीपोत्सव हो रहा है, इनके सीने पर सांप लौट रहा है। हाँ, इनको तो प्रेम सिर्फ जालीदार टोपी से, ये लाल टोपी की जगह अपनी टोपी सफेद हम तो कह नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन ये ड्रेस कोड, खड़गे की ड्रेस कोड निर्धारित कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप सफेद वस्त्र पहनेंगे तो आप नेता होंगे और गेरुआ वस्त्र पे नेता नहीं होंगे। अरे सस्ता रहे होंगे तो इनकी सरकार से क्यों नहीं कोई ड्रेस कोड लागू कर दिया? हाँ, ठीक है, ठीक ठीक दिनेश प्रताप सिंह जी। हाँ, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला जो है वो नहीं, राजनीति में नहीं आ सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, मैं आता हूँ दिनेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, चूंकि आज थोड़ा लेट भी हम लोग शुरू किए। ठीक, यश भारती जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी, यश भारती जी, अभी ये गेरुआ वस्त्र का क्या चक्कर है? अखिलेश यादव कह रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर जो है वो, ये तो अंग्रेजों वाला बटेंगे कटेंगे, अंग्रेजों के जमाने में इस्तेमाल होता था। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है ये? ये बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, अगर आप यहाँ एंकर के रूप में हैं तो आपकी भूमिका है कि बेहतर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा का कुछ सार निकले। अगर कोई व्यक्ति अनियंत्रित हो रहा है तो उसको नियंत्रित करने का काम आप पे है, पैनलिस्ट को साथ में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। और पैनलिस्ट की तो है जिम्मेदारी, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी जी। उसी तरीके से अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहना है, योगी अपने आप को लिखता है, योगी का उसका फिर आचरण भी होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के साथ हम उम्मीद करते हैं, शिक्षक के साथ हम उम्मीद करते हैं, एक मिलिट्री में के सिपाही के साथ या अफसर के साथ हम उम्मीद करते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ हम एक उम्मीद करते हैं। हर एक जो ड्रेस होता है उस ड्रेस का एक अपना आचरण होता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको ड्रेस इसीलिए पहनाई जाती है कि उनका आचरण उस तरीके का हो, उनमें एक अनुशासन का भाव आए। लेकिन जब आप उस वस्त्र को पहन रहे हैं और आपके हाव भाव उस तरीके नहीं हो, आपका आचरण और व्यवहार उस तरीका का ना हो, तो उससे प्रत्यक्ष में लगते हैं। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा कि ये नारा तो अंग्रेजों का बटोगे और कटोगे, ये काम अंग्रेजों ने किया था, बांटने और काटने, फूट डालो और राज करो की राजनीति का। ये फूट डालो और राजनीति करने वो तो बांट रहे थे ना, ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। दूसरी, मैं पूरी बात कह लूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें मोदी जी को समर्थन मिला, वो विश्वास नहीं, विश्वासघात है। जहां ये जालीदार टोपी को अलग मान के चलते हैं और लाल टोपी को अलग मान के चलते हैं, ये भेदभाव करते हैं। एक तरफ कहते हैं 140 करोड़ जनता जो है वो हमारी है, और 140 करोड़ जनता में ये फिल्टर लगाने का काम करते हैं, कहीं टोपी के नाम पे, कहीं वस्त्र के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। तो ये बांटने का काम ये करते हैं। हमारा नारा तो है जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जोड़ेंगे और जीतेंगे। हम पीडीए को लेके चल रहे हैं, जो शोषित है, वंचित है, मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। हमारा सवाल, अगर आपने जो शुरुआत में बात की थी कि विकास की बात नहीं हो रही, हम विपक्ष में है, 7.5-8 साल लगभग विपक्ष में हो गया, फिर भी हमारे विकास के कार्यों से आज तुलना कर लें। ये बिजली आपूर्ति पे अपना सीना ठोकते हैं कि गांव-गांव हमने बिजली पहुंचा दी।
इन्होंने बिजली का नया सृजन कितना किया। एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए 7.5-8 साल में कोई काम किया हो तो बता दे, नया कोई इन्होंने उपार्जन किया हो। जो हमने छोड़ा था वहीं से ये काम कर रहे हैं। तो कैसे इन्होंने बिजली गांव-गांव पहुंचा दी? यानी हमने जो व्यवस्था दी थी उसी व्यवस्था को आगे चला रहे हैं। योगी पार्ट 1 में जो मथुरा से विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुक्ला जी, वो कहां गायब है? ना आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके समय में थी ना सर गांव-गांव बिजली, ना मंत्रिमंडल में दिखाई देते हैं। दूसरी बात, ये कानून व्यवस्था की तमाम बातें करते हैं। तो हम कानून व्यवस्था पे पूछना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार ने 7.5-8 साल पहले जो बेटर पुलिसिंग के लिए बढ़िया पुलिस हेडक्वार्टर दिया, डायल 100 की व्यवस्था दी, 1090 हेल्पलाइन की व्यवस्था दी, महिला हेल्पलाइन की जो व्यवस्था हमने दी, वही तो ये चला रहे। इन्होंने बेटर पुलिसिंग के लिए कौन सा आधुनिक काम किया? कोई एक चीज तो बताएं। तमाम ऐसे ही बच्चों को लैपटॉप देने के लिए, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 18 लाख लैपटॉप दिए। तुलना करें हमारे विकास से 7.5-8 साल में लखनऊ मेट्रो कितना इंच इन्होंने आगे बढ़ा। अरे चलिए कोई नहीं, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ यश भारती जी। अरे अब मैं ही पूछ रहा हूँ, बिजली आती है आपके कितने घंटे आती है? जिनसे यश भारती जी, खतरा हो सकता है। यश भारती जी, बिजली कितने घंटे आती है आपके यहाँ? ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस, इनको ये सुन लें, दिनेश जी सुन लें, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बिजली आती तब है जब हमने बिजली बना करके छोड़ी है। हाँ। तो व्यवस्था हमने दी, वो इन्होंने क्या किया? चलिए ये तो माना आती है, ठीक है। नहीं है तो बिजली दे कहां से रही? हमने जो व्यवस्था वही की ना। हाँ, हमारे 5 साल के शासन में हमने जो बिजली का उपार्जन किया, जो बिजली हमने बढ़ाई है, बिजली संयंत्र हमने बढ़ाए हैं, उसी से तो ये बिजली सप्लाई कर पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ राजधानी में और उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में 8-8, 9-9 घंटे, 24-24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं हो रही थी। जनता सड़कों पे थी। हाँ ठीक है। हम तो पूछ रहे हैं, दिनेश जी एक बार काउंटर कुछ करना चाह रहे सुन लेते, उसके बाद अमित भाई के पास चलूंगा। तनुज जी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनसे सीधा जवाब दीजिएगा, सिंगल यूनिट बनाने का कहीं काम ठीक ठीक छोटे ही सा जवाब दीजिएगा दिनेश जी। साथ में लीजिए यश भारती जी को, दिनेश प्रताप सिंह जी को स्क्रीन पर लीजिए साथ में। की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो एक होने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बांटने का काम तो समाजवादी पार्टी कर रही है। आपने कहा जालीदार टोपी से प्रेम है, इस भाषा का अर्थ क्या है? जालीदार टोपी की भाषा का अर्थ क्या है? बांटने का काम है आपका। किसको काटेंगे आप देश के अंदर? शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, पीडीए को काटेंगे आप। यही तो आपने काटने की राजनीति की है। आपको तो मथुरा वाले विधायक का नाम भी नहीं पता, इस प्रकार दिखा रहे हैं। इसलिए कृपा करके सुन लीजिए। अरे आप तो पिछड़ा वर्ग के वर्मा विधायक को पीटते हो सरेरा, और जो पीटने वाले सिंह साहब होते हैं उनको माला पहना करके स्वागत करते हो आप। आपने भारतीय जनता पार्टी का विधायक वर्मा पीटता है। कह रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी में हमने विद्युत उत्पादन को बढ़ाया था, ये बढ़ाए थे लेकिन बिजली दे नहीं पा रहे थे। गजब की। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है। आ रहा हूँ दिनेश जी, आ रहा हूँ। अमित भाई आपके पास आता हूँ, अब मत लीजिएगा दोनों तरफ। हाँ ठीक, यश भारती जी रुकिए, आ रहा हूँ। हाँ यश भारती जी अब सुई, ठीक है दिनेश जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आप लोग के पास भी आ रहा हूँ। रुकिए ना अमित भाई बैठे, राजनीतिक विश्लेषक है तनुज दीक्षित ने, जरा एनसीबी तो सुन लेते हैं ना। आप लोग जो कह रहे हैं वो अमित भाई बताएंगे ना सच्चाई। अमित भाई अब ये नारों के शोर, हालांकि आपसे पहले भी आप बता चुके हैं, आप ही ने बताया इंदिरा गांधी के जमाने में नारे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कांशीराम के जमाने में नारे, उसके बाद फिर 2014 में नारे आए, उसके बाद अब फिर नारे चल रहे हैं। नारों में वाकई में इतना वजन होता है क्या अमित भाई? निश्चित तौर पे होता है। जय जवान जय किसान का सबसे बड़ा नारा है। हाँ। जिसने एक देश को एक फिरोज या कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने देखा होगा, लोगों को जोड़ने का काम किया। आपने जिस नारे की बात करी जो इंदिरा जी के जमाने में लगा, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे, आप उसके बाद का सबसे बड़ा सफल नारा अगर आप देखेंगे, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ। सबका साथ सबका विकास। हाँ। नारे हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा एक नारा आया है जिसे आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिदृश्य में आप देख सकते हैं। बटोगे तो कटोगे। अब जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, और जिसको अपनी बात जहां तक पहुंचानी थी उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी। योगी जी ने अपनी बात पहुंचा दी। अब जो लोग उसको समझना चाह रहे हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के पास इसका कोई तोड़ नहीं है।
उसका संयोग और प्रयोग हरियाणा में देखा जा चुका है। और जिस तरह महाराष्ट्र में माननीय आदित्य योगीनाथ जी की रैलियों में बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की रैलियों में भी इतनी बड़ी भारी भरकम भीड़ नहीं थी। जिस तरह रैलियों में, रैली नहीं है, लोग किस तरह लोग आ रहे हैं, आप नागपुर में चाहे देखें, चाहे वासी की देखें, चाहे माहिम देखें, आप जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं योगी जी के साथ, उस नारे के साथ जुड़ रहे हैं। और लोगों को एक हिंदुत्व का जो चेहरा, जो राष्ट्रवादी चेहरा जो चाहिए था भाजपा को, एनडीए को, वो एक चेहरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर मोदी जी के बाद योगी, तो जाहिर सी बात है, जो एक हार्ड लाइनर की हम बात करते हैं, कि आपने देखा होगा कि जब अटल जी थे तो आडवाणी जी बहुत हार्ड लाइनर थे। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि जब मोदी जी आए तो योगी जी हार्ड लाइनर बन गए। थोड़ा बहुत आपने अमित शाह जी को भी आप देखते हैं बहुत सारे जनसभाओं में वो बोलते हैं और बहुत हार्डलाइन बोलते हैं। लेकिन जिस तरह योगी जी उभर के आए हैं, बहुत हार्ड लाइनर नेता, अगर हिंदुत्व की बात करें तो वो चीज आपको दिखेगी, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी। और जो 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जो उनके कंधे झुके हुए थे, आज वो आपने देखा होगा किस तरह तने हुए हैं। और लोग जिस तरह उनकी डिमांड कर रहे हैं, जो जाहिर सी बात है, उस नारे के दम पे लोग आज भाजपा से, एनडीए से, और कहीं ना कहीं मत मजहब की हम बिल्कुल बात करेंगे कि एक मत को और एक मजहब को कहीं ना कहीं ये तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। ठीक, लेकिन समझने वालों को एक चीज समझनी चाहिए, और विपक्ष को सबसे ज्यादा समझनी चाहिए कि जो विपक्ष पीडीए की बात कर रहा था और लोगों को ये कह रहा था कि संविधान खतरे में है, इस पूरे उपचुनाव में न कहीं संविधान खतरे में नजर आ रहा है, न हम पीडीए की पुरजोर की बात कर रहे हैं। शिवपाल जी यह कह रहे हैं कि हमने 5 महिलाओं को टिकट दिया है, 33% बीजेपी बात करती है। ये अच्छी बात है कि बीजेपी 33% की बात करती है, लेकिन किसी भी एक सीट में महिला को टिकट नहीं दिया है। तो लगभग 60% जो है समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया उपचुनाव में। ये भी एक प्रयोग हो सकता है कि उनके लिए पॉजिटिव हो। और ये देखना चाह रहे हैं कि 2027 में अगर हम महिलाओं पे विश्वास दिखाती है पार्टी, तो कितना दमखम दिखा सकती हैं। ठीक है, ये दांव पहले भी खेला जा चुका है, आपने देखा होगा, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। ये चीज प्रियंका गांधी ने बोली थी, बोला था कि अगर सरकार बनती है 2022 में, तो हम सभी महिलाओं को स्कूटी देंगे। ठीक है, आप इस चीज को वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि 2027 का चुनाव कहीं महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा, या ये फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, ये भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है, चलिए, ठीक है। तनुज दीक्षित जी आपके पास आ रहा हूं। तनुज जी, आप जरा ये बता दीजिए, ये आप चूंकि आप जमीन पर भी देख रहे हैं, धरातल पर असल में पहुंच रहे हैं, ये किसके नारे का ज्यादा जोर दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जो 9 सीटें हैं? बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे? का नारा नहीं समझ सकते हैं। विगत दिनों केरला के राज्यपाल ने भी इस नारे के लेकर के समर्थन दिया, तो केरला से लगा करके पिछले हफ्ते कनाडा के अंदर जो भारतीय मूल के हिंदू सभा के लोगों पर हमला हुआ, वो वहां से भी ये नारा कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है कनाडा तक में भी चला। तो अब अजितेश जी ये कहना गलत नहीं है कि एक नारा प्रदेश स्तर का ना होकर के देश स्तर का इंटरनेशनल हो गया स्तर पर अपनी अलग से इस नारे की पहचान बन चुकी है। हालांकि जो दूसरी तरफ वहाँ जो विपक्ष का जो नारा है जो किया है समाजवादी पार्टी ने, वो नारे की चर्चा करें तो अभी वो नारा इसके ऊपर जोर पकड़ता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, आता हूं तनुज जी। अब जो है, अब बात होगी यश भारती जी और दिनेश प्रताप सिंह जी, उसके बाद वापस अमित जी और तनुज जी दीक्षित के पास आऊंगा। एक स्क्रीन पर यश भारती जी और दिनेश प्रताप सिंह जी, दोनों को स्क्रीन पर लीजिए। उसके बाद जो है, उसके बाद यहां पर चर्चा शुरू होगी, बातचीत होगी। दिनेश प्रताप सिंह जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा था, बिल्कुल देखिए दिक्कत क्या है जी, अभी अमित जी ने भी बताया और दूसरे साथियों ने भी बताया कि नारों का महत्व होता है, हर नारों का अपना महत्व रहा है।
और नारा देने वाला कौन है इसका भी महत्व रहता है कि आपके नारा देने वाला कौन है। आपके आचरण में अगर चीज है, जो चीज आप कह रहे हैं तो उसको लोग सुनते हैं। और आपने और एक बात अच्छी सी कही थी अपनी ओपनिंग रिमार्क में, आपने कहा तो इनकी बातों को सुनिए और फिर मनन करिए, फिर निर्णय करिए। तो उत्तर प्रदेश या देश की जनता बड़ी जागरूक जनता, राजनीतिक जागरूकता बहुत बड़ी आज लोगों में। अब लोग बातों को सुनते हैं और मनन करते हैं और उसके बाद निर्णय करते हैं। उसका परिणाम आप देखिए हरियाणा में अंतिम समय तक लोग कांग्रेस को जिता रहे थे, राहुल गांधी वहां पर जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे और वहां समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन उनके हिस्से में 0 आया। बात इसलिए कहते हैं, लेकिन जनता इसलिए बात को समझती है कि जब आप एक पक्ष वोट जिहाद की बात करता है तो सारे लोगों के मुंह में ताला लग जाता है। अखिलेश यादव एक शब्द नहीं कहते हैं। जब वही झारखंड में फतवा जारी होता है तो अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जब खड़गे जी कोई बात बोलते हैं तो अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जब सनातन को बीमारी कहा जाता है तो अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जब रामचरितमानस पर उन्हीं के पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं तो अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वो भी तो पैदा सनातन में हुए हैं, वो भी तो हिंदू धर्म पैदा हुए हैं, लेकिन राजनीति करते करते आप इतने गिर जाएंगे। और आप उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? क्यों कुछ समझ नहीं रही है? तो आपके चाल चरित्र और चेहरे को देश की जनता बाखूबी समझ रही है। अरे तो यश जी कह रहे थे कि हमने तो बिजली, अरे भैया आप बिजली पैदा किए थे तो आप दे क्यों नहीं पाए थे? यश जी ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के पूछिएगा कि एक हफ्ते रात को बिजली, एक हफ्ते दिन को बिजली, यही आप देते थे 4-4 घंटे की ईमानदारी से। राजनीति तब नहीं लगा है, लेकिन यह रफार था आपके शासनकाल में। अपराधी आप कह रहे थे हमने 112, अरे आपने दिया, लेकिन उसका आपने उपयोग कैसे किया? आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, आपने उसका दुरुपयोग किया। उन गाड़ियों का इस्तेमाल, उन एम्बुलेंस का इस्तेमाल आप अपने निजी कामों में सरकार ने लगाया, जिसकी कई बार चर्चा हो चुकी है, उसमें नहीं जाता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं ना, आपके करनी और कथनी में अंतर होता है। हाँ। इसलिए जब आप बात कर, और गेरुआ की बात नहीं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां समर्थक गुरु रामदास जी थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ भी बिल बजाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को एकत्रित करके बैठक करके उन्होंने किया था। आज मदनी बंधुओं ने जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या अखिलेश यादव उस पर बोलेंगे? क्या जमीयत उलेमा के बंधुओं ने जिस तरह की बात कर रहे हैं उस पर क्या अखिलेश यादव बोलेंगे? क्या यहाँ जब मस्जिदों के इमामों को सरकारें कहते हैं कि नहीं हम इनको मानदेय देंगे, तो होना चाहिए ना? क्यों नहीं पसंद होता आपको? तो जनता के मन में ख्याल नहीं आता है क्या? जो लोग उनको वोट देते हैं जाति के नाम पर, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि उन्होंने महिलाओं को टिकट, जरा इनको दिया, परिवार की महिलाओं को टिकट दिया, और सारे लोग किसी न किसी के परिवार के उनके नेता थे जो कैंडिडेट थे, उनके परिवार को टिकट दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पीडीए इनका छलावा है, ये इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिर्फ परिवार को बढ़ावा देना। और अखिलेश यादव क्या देखिए, अखिलेश यादव कुछ सांसद हैं, उनकी पत्नी को देख लीजिए, उनके चाचा जी को देख लीजिए, उनके दूसरे चाचा जी को देख लीजिए, उनके भतीजे को देख लीजिए, अभी एक भतीजा और चुनाव लड़ रहा है। तो सारा रोजगार तो वही है। तो उत्तर प्रदेश का जो यादव दूसरे यादव या यश जी बैठे हुए, यश जी क्या सिर्फ नेतागिरी करने के लिए बैठे हैं, झंडा और बैनर उठाने के लिए बैठे हैं? यहाँ बैठेंगे तो पार्टी की बात करेंगे, लेकिन क्या इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं? क्या यश भारती जी, हम जो जनता है, हम जो कार्यकर्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? एक परिवार को ही सब कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को देख रही है। और योगी और अखिलेश यादव की तो कोई तुलना ही नहीं हो पा रही है। भगवे की बात कर रहे हैं। यश भारती जी आप बोल सकते हैं, बोलिए। ये त्याग और बलिदान का सुन लीजिए दिनेश जी, विश्वास नहीं करता, जवाब ले लेते हैं। सामान्य रूप से योगी नहीं बन जाता है, शांत हो जाएंगे। दिनेश जी सुन लेते हैं, हाँ जवाब ले रहा हूँ दिनेश जी। यश भारती जी ओवर टू यू। देखिए, मैंने बिजली संयंत्रों के बारे में इनसे बात करी, कोई एक बिजली संयंत्र बताया हो, बेटर पुलिसिंग के लिए इन्होंने कोई काम किया हो तो वो नहीं बता पाए। मैं इन्हीं के प्रवक्ता हुआ करते थे जिनको बाद में मंत्री बनाया, श्रीकांत शर्मा वो, हाँ श्रीकांत शर्मा थे वहाँ, बोलिए आप। हाँ,
श्रीकांत शर्मा जी योगी पार्ट 1 में मंत्री बनाया था, ऊर्जा मंत्री, भाजपा के प्रवक्ता हुआ करते थे। अब ना वो प्रवक्ता बचे हैं और ना मंत्री बने हुए। अगर उन्होंने योगी पार्ट 1 में बिजली को लेकर बेहतर काम किया था तो उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ाया? तो प्रमाण पत्र तो ये खुद ही देते हैं ना अपने लोगों का। दूसरा, इन्होंने जितनी बातें करी बड़ी हास्यास्पद थी। ये परिवारवाद की बातें कर रहे हैं, परिवार को टोक रहे हैं। और आपने जो शुरुआत से मुझसे सवाल किया था, मैं पहले उस पर आता हूं कि जो रंग पे आपने बात की थी, भगवा रंग पे, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में जो बैठे हैं, ओपी राजभर जी, उन्होंने कहा था चल सन्यासी मंदिर में, और आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना के रखा है। जो सन्यासी को मंदिर में भेज रहे थे, घंटा बजाने का काम करेंगे ये कहा। सुन लीजिए एक बार। दिनेश जी, धैर्यपूर्वक सुना ना मैंने, अब धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, और नहीं है क्षमता तो बोलिए, फिर आप बोलते रहिए, मैं शांत हो जाता हूँ। अरे नहीं, बोलिए। हाँ, ऐसा लगा सन्यासी मंदिर में ये ओपी राजभर जी ने कहा घंटा बजाने का काम करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, सरकार में नहीं रहेंगे। ये ओपी राजभर जी ने कहा, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, ये उनको इनाम के तौर पे दिया। अगर वो भगवा रंग और सनातन का अपमान आप मानते हो तो आपने उनको इनाम देने का काम किया योगी कैबिनेट में बना के। परिवारवाद की आप बात करते हैं, परिवारवाद की पार्टी होने की आप बात करते हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी ओपी राजभर जी की पार्टी, संजय निषाद जी की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनके साथ आप सहयोगी के रूप में काम करते हैं। अगर आपको परिवारवाद से नफरत है और राजनीति से परिवारवाद से दूर करना चाहते हैं, दिनेश जी सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप राजनीति से परिवारवाद और इसको आप इससे नफरत करते हैं तो क्यों उन सहयोग लेते हैं? अनुप्रिया पटेल जी ने स्पष्ट तौर पर अमित शाह जी और मोदी जी की अवहेलना करी और टीवी में इंटरव्यू दिया कि हम परिवारवाद करते हैं, गर्व करते हैं। ठीक है, यश भारती जी आता हूँ, यश भारती जी आ रहा हूँ, दूसरी बात, यश भारती जी आ रहा हूँ, यश भारती जी आ रहा हूँ। अब रुकिए ना, समय नहीं, और भी जगह चल रहा है। दिनेश जी आ रहा हूँ, खत्म करने लीजिए। जब परिवारवाद की बात आती है तो सबसे पहले परिवार होना जरूरी है, और जिनका परिवार होगा वो परिवार की चिंता करेंगे। ये पूरा परिवार होता है, जनता भी उनका परिवार। चलिए, ठीक है। तनुज दीक्षित जी आ रहा हूँ, यश भारती जी, दिनेश जी रुकिए, ठीक है, ओके। तनुज दीक्षित जी, ओवर टू यू। मेरा सवाल ये है, तनुज दीक्षित जी, मेरा सवाल ये है कि दरअसल इस पूरे दौर में एक और पार्टी है, तीसरी पार्टी, जो कि बहुजन समाज पार्टी। लोकसभा चुनाव में दरअसल तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी बीएसपी से, वो काम न आई। जो बीएसपी पर आरोप लगते थे कि ये चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट काट देते हैं। आ रहा हूं, यश भारती जी आ रहा हूं, प्लीज रुकिए ना। विश्लेषक और अन्य लोगों ने बहुत सारी बात की, उनकी बात का भी जवाब देना चाहिए। यश भारती जी आ रहा हूं ना, दीजिएगा एक सेकंड, आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा, मैं आ रहा हूं। ठीक है तनुज दीक्षित जी, लेकिन हुआ उल्टा कि मायावती डैमेज कर गई बीजेपी को। अब फिर से इस बार उपचुनाव है, पूरे मायावती झारखंड में प्रचार करेंगी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, महाराष्ट्र में प्रचार करेंगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मायावती प्रचार ही नहीं कर रहे, कोई रैली नहीं, आकाश आनंद गायब। आप अजीतेश जी ये भी ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें बसपा का क्या परफॉर्मेंस था। पिछला जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, जो उसके अंदर बसपा की एक सीट आई है, वो एक सीट ऐसी भी है कि वो निर्दलीय भी लड़े तो शायद जीत जाए। तात्पर्य ये है कि बसपा अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में भी खो चुकी है और वो नींव मजबूत करना उनके लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। हरियाणा में भी हमने देखा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने वहां पार्टी के साथ मिलकर के कार्य करा, और जो परिणाम है वो भी हम देख रहे हैं। अब झारखंड और महाराष्ट्र की बात है तो ऐसे में बसपा का भविष्य जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। नहीं, हम बात करें कि बीजेपी को नुकसान, तो देखिए सबसे पहले नुकसान तो तब होता है जब एक उसका जो करंट वैल्यूएशन है वो उस स्तर पे हो कि बीजेपी अब देश की एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद है। ऐसे में तो नुकसान और फायदे जो होना है, देखिए अब तो कांग्रेस की स्थिति भी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बड़ी ही बहुत ज्यादा ही कमजोर है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात विधानसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा
अपने स्तर पे एक अलग के मायने रखते हैं, के साथ अलग रूप से चुनाव होते हैं, और ये जो 9 सीटें हैं इनमें जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में ही है। तो ऐसे में मुश्किल है कि जो वोट काटने वाली जो बात है वो महाराष्ट्र और झारखंड में मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से संभव बीएसपी के लिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है अमित भाई, बिल्कुल ये इसी से जुड़ा सवाल है मेरा, और चूंकि आप तनुज दीक्षित ने अपनी राय रखी, मैं आपकी राय भी जरूर जानना चाहता हूं क्योंकि आपकी राय भी अलग होती है। मायावती गायब क्यों है? मतलब उपचुनाव लड़ रही है, नारों में कूद गई, मतलब नारा उन्होंने सुना बीजेपी का, फिर समाजवादी पार्टी का, तो बीएसपी ने भी एक नारा जारी कर दिया, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सब जगह प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। मतलब इतनी क्या मतलब डर है या इस बात का कि उम्मीद ही नहीं है हमें कुछ, हम क्या करेंगे प्रचार करके, या फिर हार का ठीकरा सर पे ना आए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है अजदेश जी। मैंने कई बार आपको बताया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी जो खोई हुई स्थिति है वो सिर्फ इस बात पे काम कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं। हम लगातार जो वोट परसेंटेज की जो हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज था 14% से शिफ्ट होकर उनका 4% बचा। अब वो 4% वोट को अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो वोट परसेंटेज भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो, चाहे कांग्रेस को शिफ्ट हो, चाहे वो भाजपा को शिफ्ट हो। और कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस तरह आकाश आनंद मेहनत किया, उन्होंने अपने छवि को सही किया, और एक बयान को अगर हम छोड़ दें सहारनपुर में जो उन्होंने बयान दिया था भाजपा को लेकर, बाकी जिस तरह से साउथ से लेके बसपा को उन्होंने मजबूत किया है। और जब बसपा अगर हम कोऑर्डिनेटर की बात करें, जब चीफ कोऑर्डिनेटर पद से उनको हटाया गया, इतनी नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में कि मायावती को अपना निर्णय बदलना पड़ा, दोबारा फिर उनको चीफ कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। और मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त कर दूं कि इन जो 10 सीटों में उपचुनाव हैं, इनमें कहीं न कहीं बसपा जो है अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएगा, और जो एक भागीदारी है उसकी चुनाव में, उसको कहीं न कहीं मजबूत करेगा। और जिस तरह से आपने देखा होगा लोकसभा में उन्होंने सवर्णों को सबसे ज्यादा टिकट बांटे। अभी नोएडा की आप अगर हम बात कर लें लोकसभा सीट पे, तो उन्होंने एक छत्री को टिकट दिया था जहां पे एक ब्राह्मण लड़ रहा था। उसके बाद आप देखिए कि दूसरे नंबर पे वो कैंडिडेट था उनका, तो वोट प्रतिशत हर जगह उनका बढ़ा है। और आकाश आनंद की छवि बहुत साफ सुथरी छवि है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप बसपा की स्थिति देखेंगे, काफी मजबूत स्थिति होगी, और जो उनका खोया हुआ जन समर्थन है कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, जो झारखंड की बात करते हैं, 30 सेकंड में खत्म करता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि हरियाणा के चुनाव में अगर आपने 1.84% अगर वोट बसपा ले जाती है, और उसका फायदा कहीं न कहीं भाजपा को मिलता है। और महाराष्ट्र में भी अगर 2% वोट भी अगर खिसक जाता है किसी भी पार्टी से, और वो बहुजन समाजवादी पार्टी है 3% 4% शिफ्ट रहता है, तो उसका फायदा कहीं न कहीं भाजपा महायुति सरकार को मिलेगा। झारखंड में जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया है कि बागी विधायक और जो वहां पे निर्दलीय विधायक हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका में आएंगे और सरकार बनाने में, क्योंकि बहुत सारे भाजपा से भी बागी हैं, बहुत सारे केंद्र से भी बागी हैं। जी ठीक है अमित भाई, ओके। यश भारती जी, क्योंकि आप अपनी बात करना चाह रहे थे और समय नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा 40 सेकंड में, प्लीज अपनी बात पूरी करें, क्योंकि उतना ही 40 सेकंड फिर दिनेश जी को मिलेगा। जी दिनेश जी को तो खैर आपने भरपूर समय पहले ही दे दिया। अरे यश भारती जी कहा, मतलब अब तो प्रभु बंद करिए ना ये सब कहना, तो भरपूर समय देता हूं सबको, क्योंकि जवाब उन्हीं को देना है। आप मैं लूंगा ना जवाब, लेकिन ये अब बंद कर दीजिए सब कहना कि इसको ज्यादा और इसको कम समय। आधुनिक युग से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए हमने 18 लाख लैपटॉप दिया, आपने कौन सा काम किया? पर्यावरण को जोड़ने के लिए हमने 5 करोड़ पौधे लगा के गिनीज बुक में नाम किया, आपने कौन सा काम किया? लखनऊ मेट्रो को कितना इंच आप बढ़ा पाए 7.5 साल में?
स्वास्थ्य के लिए हमने 2-2 जगह एम्स के लिए जमीन दी, उस एम्स को कब कंप्लीट कर पाएंगे? JPNIC कब कंप्लीट होगा? विकास की बात कर रहे हैं हम, और शोषित वंचित पीड़ितों को, पीडीओ को कब मुख्य धारा में लाने के लिए काम करेंगे? जैसे लगभग 70,000 अभ्यर्थी सड़क पे रोज पिट रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे पे, निषाद साहब के दरवाजे पे, OP राजभर जी के दरवाजे पे, अनुप्रिया पटेल जी के दरवाजे पे, जो OBC के आरक्षण के नाम पे वोट लेते हैं और आपको सहयोग करते हैं, उनको हक अधिकार कब मिलेगा? जवाब दे दीजिए दिनेश जी, जल्दी से 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा बस, क्योंकि सबसे कम समय अगर किसी को मिला है तो वो अमित भाई और तनुज दीक्षित हैं, जिनको सबसे कम समय मिला है। दिनेश जी जल्दी। हाँ, असल में जब यश भारती को समय मिला तो बच्चे के साथ खेल रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ यही दिक्कत है, वो अपने समय का सदुपयोग नहीं करते। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उनको यहाँ के मुद्दे पर चर्चा करनी, बात करनी चाहिए। जवाब दे दीजिए। आवाज क्या उठा रहे हैं? वो आवाज इस तरह से बौखला गए अखिलेश यादव को समझा ले रहे हैं कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जमानत से होने जा रही है, इसलिए बच्चों तक पर आ गए। तो इसलिए अखिलेश यादव को इसी चुनाव में इनके कपड़े उत्तर प्रदेश की जनता उतार देगी। परिणाम में आप देख लीजिए, ठीक, इसी परिणाम में अखिलेश यादव के कपड़े उतर जाएंगे। 24 तारीख को देखिएगा, हम बैठेंगे। अब देखिए बस यही है ना कि 23 तारीख जब आएगी तो प्लीज कोई अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ मत कीजिएगा। हम बात करेंगे और बैठिएगा। 23 तारीख को भी आप सभी आमंत्रित हैं, हम लोग बैठेंगे, कोई फोन अपना ऑफ ना करे और बैठकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमित भाई शुक्रिया, तनुज जी शुक्रिया, यश भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, सियासत में यही कहा जाता है, सियासत में कहा जाता है कि सियासत को जिसने समझ लिया, समझिए कि वो ताज पा गया। लेकिन इसमें एक और छोटा सा पॉइंट छुपा है, वो ये है कि जनता के मन की बात जिसने समझ ली, सियासत भी उसकी और सत्ता भी उसकी, लेकिन जनता जनार्दन है। इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हम आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।